बिहार में अब चुनाव की बारी है और गर्मा गर्मी में ये वो एपिसोड है जो ठीक वोटिंग से पहले किया जा रहा है। ऐसे में आज न्यूज तक के गर्मा गर्मी कार्यक्रम में हम बात करेंगे बिहार चुनाव को लेकर, क्योंकि वोटिंग से ठीक पहले जानना जरूरी है कि आखिर बिहार में किसका पलड़ा भारी है। क्या एनडीए नीतीश कुमार के साथ मिलकर दांव अच्छा खेल रही है या महागठबंधन और तेजस्वी राहुल एक साथ नजर आ रहे हैं। और सवाल यह भी कि प्रशांत किशोर भीड़ तो ला रहे हैं, क्या वोट भी लाएंगे और लाएंगे तो किसका बंटाधार करेंगे। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं जैसा कार्यक्रम में सबसे पहले हम अपने ओपनर बल्लेबाज को बुलाते हैं, नाम है नीरज जी। तो नीरज जी, क्या लगता है इस बार, सीधा सवाल मैं उल्टा घुमा के पूछ देता हूं, प्रशांत किशोर क्या करने वाले हैं? देखिए, यहाँ इंद्रमोहन जी बैठे हैं, मैं इनसे पहले जवाब दे दे रहा हूँ क्योंकि इनका जो जवाब होगा वो अंतिम सत्य होगा। तो देखिए, प्रशांत किशोर, मैं आपके सवाल को थोड़ा एक्सटेंड करता हूँ। प्रशांत किशोर किंग मेकर बनेंगे क्या? 15 दिन पहले तक ये चर्चा होती थी, 15 दिन पहले खत्म हो गई जब उन्होंने ये ऐलान किया कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। अब ये चर्चा यहाँ आ गई है कि प्रशांत किशोर का असर क्या होगा। इन दोनों में फ़र्क क्या है? फ़र्क ये है कि किंग मेकर बनने के लिए प्रशांत किशोर को सीट जीतनी पड़ती, चाहे 2, 4, 5, 6। लेकिन असर होगा क्या? इसके लिए भले वो एको सीट ना जीतें, लेकिन वो कुछ सीटों पर इतना असर डाल सकते हैं कि महागठबंधन या एनडीए के कैंडिडेट्स को हरा दें और जिता दें। मतलब एक हारेगा तो दूसरा जीतेगा। जो 2020 के चुनाव पे जब हम नज़र डालते हैं तो मुझे लगता है कि प्रशांत किशोर असर डाल सकते हैं। 2020 के चश्मे से मैं देख रहा हूं, तकरीबन 52 सीट ऐसी थी जहां 5000 से कम के अंतर पर हार जीत का फैसला हुआ था, और उसमें से भी दर्जन भर सीटें ऐसी थी जहां 1000 से कम के अंतर पर, 1000 से भी कम वोट के अंतर पर हार जीत का फैसला हुआ था। ऐसे में बिहार की 240 के करीब सीटों पर चुनाव लड़ रहे प्रशांत किशोर के 15-20 कैंडिडेट भी 1000, 2000, 3000 वोट को इधर उधर करते हैं तो वो तेजस्वी के लिए या नीतीश कुमार के गठबंधन के लिए हार जीत का सबब बन सकते हैं। अब ज़्यादा असर किस पे होगा? मेरा मानना है कि मैं बहुत सीट वाइज एनालिसिस नहीं कर सकता, शायद इंद्रमोहन जी करेंगे, लेकिन मेरा मानना है कि शहरी इलाकों में ज़्यादा फ़र्क जो है वो तेजस्वी यादव के महागठबंधन को पड़ सकता है। पिछली बार इन 52 सीटों में लगभग बराबर सीटें तेजस्वी ने और उसने जीती थी। तो शहरी इलाकों में जो भीड़ ला रहे हैं वो ग्रामीण इलाकों में, हालांकि प्रशांत किशोर को जानने पहचानने वाले लोग कम हैं, जो हमारे संगी साथी वहां गए हैं उनके मुताबिक, लेकिन फिर भी जो उनके कैंडिडेट्स हैं उनका पर्सनल वोट 500, 1000, 2000 अगर वो लेते हैं तो ये फ़र्क डल सकता है। लेकिन शहरी इलाकों में प्रशांत किशोर की जहाँ भीड़ खींच रहे हैं वहाँ प्रशांत किशोर बीजेपी को डैमेज करेंगे, यानी वो एनडीए गठबंधन को। मेरे ख्याल से प्रशांत किशोर असर डालेंगे, लेकिन बराबर दोनों खेमे जो है फिलहाल वो उनका शिकार हो सकते हैं। चलिए, मैं गर्मा गर्मी दोबारा बता देता हूं कि इंद्रमोहन जी मेरे पीछे बैठते हैं। वो जब प्रशांत किशोर की भीड़ देखते हैं तब वो कहते हैं कि मेरा गणित थोड़ा गड़बड़ हो रहा है, बहुत भीड़ आ रही है इंद्रमोहन जी प्रशांत किशोर की रैलियों में। और सवाल यही है कि जो बात नीरज जी ने कही कि कुछ दिनों पहले तक वो किंग मेकर बन रहे थे। अब मैं एक टर्मिनोलॉजी देता हूं जो सही गलत हो सकता है, कि वो अब वोट कटुआ बन रहे हैं। आपको क्या लग रहा है कि वो किंग मेकर हैं, वोट कटुआ हैं, और अगर हैं तो किसका नुकसान कर रहे हैं? देखिए, किंग मेकर की भूमिका में तो प्रशांत किशोर बिहार में कभी आए नहीं। अगर वो चुनाव लड़ते तो शायद ये मामला बन सकता था, लेकिन जैसे उन्होंने ये ऐलान किया कि वो नहीं लड़ेंगे चुनाव, तो वहीं से ये मामला सिमट गया। लेकिन जो बात है कि क्या वो वोट काटेंगे, प्रशांत किशोर नो डाउट वोट काट रहे हैं, पूरे बिहार में वो वोट काट रहे हैं। और लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि उन्होंने जिस तरीके से कैंडिडेट उतारे हैं, मोटा मोटी आप इसे ऐसे समझिए कि वो 243 सीट पर चुनाव लड़ रहे हैं। अपने सिंबल पे लड़े या ना लड़े, तो वहाँ उन्होंने दूसरे किसी को प्रत्याशी को समर्थन दे दिया है। और मैं आपको ये भी बताऊँ कि औसतन शायद ही कोई ऐसी सीट होगी जहाँ प्रशांत किशोर के कैंडिडेट को 2000 वोट ना आए, इतना तो आ रहा है अब। लेकिन बिहार में मैं ये भी आपको कहूं कि कम से कम 50-55 ऐसी सीटें हैं जहां प्रशांत किशोर के उम्मीदवार 7000 से लेकर 10,000 तक वोट ला सकते हैं। ऐसे 50-55 सीटें हैं, और कम से कम ऐसी 5 से 7 सीटें हैं
जहां वो उनकी वजह से जीत हार बहुत क्लोज हो जाएगी। और ये भी हो सकता है कि तीन सीटें मेरी नज़र में ऐसी मुझे लगता है कि क्या पता आखिरी वक्त में चुनाव वो निकाल ना ले। अगर आप नाम देना चाहें। नाम देने से जैसे आप गौर करिएगा, सीट जो अभी मोकामा में हुआ है, इस सीट पर अगर अब जातीय गोलबंदी हो जाएगी तो ये सीट पीयूष प्रियदर्शी निकाल देंगे। दूसरी सीट जो बड़ी महत्वपूर्ण सीट है जिसकी चर्चा है वो है केसी सिंह की सीट, जो पटना साहिब की सीट है। उनको लेकर भी ज़बरदस्त चर्चा है, ज़बरदस्त माहौल है। उनको लेकर भी है कि वो भी अपनी सीट पर चुनाव बहुत पास फाइट दे सकते हैं। वो जिस तरीके से वहाँ जातीय जनगणना में उनको मतलब जातीय फैक्टर में वो सीट दी गई है और बीजेपी ने वहाँ नंदकिशोर यादव को हटा लिया है, तो ये फैक्टर वहाँ काम कर रहा है। तीसरी सीट जो है वो करगहर की सीट है, रितेश पांडे भी उस सीट पर, उनको लेकर ज़बरदस्त फैन फॉलोइंग है, तो उनका फैक्टर भी अगर काम करेंगे। ये 3 सीट है जहाँ बहुत क्लोज फाइट हमें देखनी पड़ेगी। ये भी हो सकता है कि लोग इन जनसुराज के नेताओं से मिल रहे हैं लेकिन आखिरी समय में उन्हें वोट ना दें। लेकिन मुझे लगता है कि इन 3 सीटों पे 25,000 से ज़्यादा का, ये 50,000 के आसपास का खेल हो सकता है। लेकिन जो 7 सीटें मैं कह रहा हूँ, उस 7 सीटों पे बड़ा खेल है। 50-55 सीट पे ऐसा होगा कि जीत हार को ये जरूर फर्क करेंगे, लेकिन किसको करेंगे रीजन वाइज अगर देखा जाए तो कुछ रीजन में ये एनडीए को पलट रहे हैं। ऐसा एक ही रीजन मुझे दिखता है जहां पर ये नुकसान कर देंगे, वो है मिथिलांचल। लेकिन ज़्यादातर रीजन में जितना मैं समझ रहा हूँ और जिस तरीके से इन्होंने बिहार में जाति को देखकर अपने कैंडिडेट को उतारा है, तो मुझे लगता है कि ये ज़्यादा नुकसान महागठबंधन को कर रहे हैं। बिल्कुल। अमीश जी, आप चूंकि जो दर्शक नहीं जानते, अमीश जी बिहार के बॉर्डर पर रहते हैं, गाजीपुर इनका घर है। मैं बाकायदा इंट्रोडक्शन देता हूं, लेकिन आजकल छपरा को लेकर अपना एक अलग एनालिसिस भी लेकर आए हैं, न्यूज़ रूम में वो चर्चा भी करते हैं और प्रशांत किशोर उसमें एक अहम फैक्टर है। उनको ये लगता है कि प्रशांत किशोर और जदयू कुछ अलग खेल कर सकती है। तो अमीश जी, क्या लगता है आपको, जो बात हम कर रहे हैं कि ये भी कोई एक खिचड़ी पक रही है, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए रजत, पीके के मन में क्या छिपा है ये तो पीके जाने, लेकिन चुनाव जब होगा वोट वो पाएंगे, जीत हार उनके कैंडिडेट की होगी, तब हम ये बात करेंगे कि उनका क्या असर पड़ा। एक असर चुनाव पूर्व वो डाल चुके हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ, और वो ऐसा असर है कि सीएम नीतीश कुमार के मन में उसको लेकर लड्डू फूट रहे होंगे। असर ये है कि नीतीश कुमार की जो एक छवि थी कि नीतीश कुमार को विद इन एनडीए बहुत चैलेंजेस मिल रहे थे। सम्राट चौधरी भाजपा प्रमोट करी थी वर्षों से अपने एक नेता को कि एक पिछड़ी जाति से आने वाले नेता को हम चेहरा बनाकर नीतीश के समकक्ष खड़ा कर देंगे। प्रशांत किशोर ने मारा ऐसा आरोप लगाया कि सब धुआं धुआं कर दिया, उनकी पूरी छवि को मटियामेट कर दिया। अब सम्राट चौधरी ने पूरे चुनाव भर एक ही काम किया है, सफाई दी है, और प्रशांत किशोर ने उनके सामने कोई चारा नहीं छोड़ा। ऐसा करके प्रशांत किशोर ने एनडीए के उस रणनीति, एनडीए नहीं भाजपा की उस रणनीति को चोट पहुंचा दी जिसमें भाजपा के मन के अंदर किसी कोने में ये ख्याल पल रहा था कि माइनस नीतीश हमको एक तस्वीर बना लेंगे। प्रशांत किशोर ने यह एश्योर कर दिया चुनाव से पहले कि नीतीश ही उनके लिए एक पतवार अब एनडीए के लिए रह गए, और ये सोच के नीतीश बड़े खुश होंगे कि ठीक लड़के को बिहार के राजनीति में हमने इंट्रोड्यूस किया। पहली बात। दूसरी बात कि प्रशांत किशोर के पोल प्रॉस्पेक्ट्स क्या बता रहे हैं, जो मैं समझ पा रहा हूँ। देखिए, ये निश्चित तौर पर मैं इस बात से इंद्रमोहन जी से एग्री करूंगा कि प्रशांत किशोर अगर चुनाव लड़ रहे होते तो उनका असर कुछ ज़्यादा होता। चुनाव मतलब अपने खुद अगर कैंडिडेट होते तो, चूंकि प्रशांत किशोर बैक कर गए तो इसका एक असर पड़ा है। लेकिन प्रशांत किशोर किस वोटर को, किस मतदाता तबके को अपील कर रहे हैं? प्रशांत किशोर, देखिए बिहार एक जाति व्यवस्था पर आधारित समाज है, जैसे देश के अन्य हिस्से भी हैं। जातियों के वोट कमोबेश तय हैं कि यादव किसको देगा, कुर्मी किसको देगा, कुशवाहा किसको देगा, भूमिहार किसको देगा, ब्राह्मण किसको देगा, राजपूत किसको देगा, ये लगभग तय है। प्रशांत किशोर ने एक नई अर्थमेटिक बिहार में खड़ी कर दी है राजनीति में जाति की, कि पीके की कोई जाति अब नहीं रह गई है। पीके जब प्रशांत किशोर की तरह आ रहे हैं, आप भले उनको प्रशांत किशोर पांडे उनके विरोधी कह रहे हो, लेकिन पीके ने वो जाति के परंपरागत अर्थमेटिक्स तोड़े हैं। जहां पर इंद्रमोहन जी की बात आगे बढ़ती है कि उनके सारे कैंडिडेट कुछ ना कुछ वोट पा रहे हैं। अब वो वोट पाएंगे, उनकी जमानत जब्त होगी, ये देखने को मिलेगा। लेकिन पीके जो भाजपा का एक सॉलिड कोर वोटर ग्रुप था,
जिसको आप अपर कास्ट सो कॉल्ड वोटर ग्रुप कह रहे हैं, कि ये भाजपा से 2014 के बाद से छिटकने के लिए तैयार नहीं था। पीके जो अपील कर रहे हैं बिहार में जाके, क्योंकि जो बीजेपी के ये जो जाति की गणित थी ना, वो बिहार में बीजेपी पिछड़ी और दलित जातियों के ऊपर फोकस है। तो बड़े अरसे से जो भाजपा के सवर्ण लीडरशिप है वो बिहार में बैक सीट पर बैठा हुआ था। अब आप इस चुनाव में पाएंगे, अगर इस चुनाव को गौर से देखेंगे तो आप ये पाएंगे कि बीजेपी की जो सवर्ण लीडरशिप है वो कहीं पीछे है, और पीके की अपील बीजेपी के उस कोर वोटर ग्रुप में है। और अगर वो दरका दिया पीके ने, तो आप समझ लीजिए कि एनडीए को एक भारी नुकसान पहुंचा सकते हैं वो। संदीप जी, जो बात अमीश जी कह रहे हैं कि अब आप चाहिए उन्हें प्रशांत किशोर पांडे कहिए, चाहे पीके कहिए, चाहे नीतीश कुमार का शिष्य कहिए, लेकिन कुल मिला जुला के भाजपा का नाश करने पे लगे हुए हैं। और उनका जो मुख्य वोटर है, जिसको मुख्य वोटर बीजेपी जिसको फॉर ग्रांटेड लेती है कि जाएंगे कहाँ, आएंगे तो हमारे पास ही, उनको दरका देंगे। अब की सांस लेके बताइए। जी बिल्कुल बिल्कुल ऐसा है। प्रशांत किशोर जो पूरा 1-1.5 साल से लगातार कैंपेन कर रहे हैं, अच्छा कैंपेन किया है और पूरा मीडिया में छाए हुए हैं। और आप सोशल मीडिया पे वीडियोस भी देखोगे, प्रशांत किशोर को खूब पसंद किया जा रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जैसा मेरा मानना है, मुझे ऐसा लग रहा है कि इस चुनाव में उनको बहुत ज़्यादा कुछ मिलने वाला है नहीं। लेकिन अपने आप को एक लीडर के तौर पर स्थापित करने के लिए उनके लिए चुनाव उस अग्नि परीक्षा है उनकी, कि वो अपने आप को बिहार का बड़ा लीडर साबित कर पाते हैं या नहीं कर पाते। अगर उन्होंने वोट, देखो सीटें तो मुझे लग नहीं रहा कि बहुत ज़्यादा सीटें करेंगे या वो इस चुनाव को पलटने की कुछ क्षमता रखते हैं। इस तरीके की कोई बात है अभी आज के सिनेरियो में कुछ दिख नहीं रहा कि उनकी जनसुराज पार्टी कुछ इतना पलट देगी कि चुनाव पलट जाएगा। इस तरीके की चीज़ें नहीं दिख रही हैं अभी पिक्चर में। लेकिन वो उनके लिए अग्नि परीक्षा ये है इस चुनाव में कि वो अपने आप को बड़ा लीडर बिहार का एस्टैब्लिश कर पाते हैं या नहीं। मतलब नीतीश, तेजस्वी और प्रशांत किशोर, ये तीसरा नाम बनेंगे नहीं बनेंगे, इस पे एक सवालिया क्वेश्चन मार्क है। और रही बात वोट पड़ने की, आज ये नया भारत है, यहाँ की जनता को पता है, वो बहुत स्मार्ट प्ले करते हैं, आपको पता नहीं चलेगा। अभी पुराने राज्यों के रिजल्ट उठा के देखो आप पता ही नहीं लगा पाओगे। राहुल गांधी की रैलियों में भीड़ है, लेकिन वोट में कन्वर्ट नहीं हो रहा। लेकिन इस तरीके के भीड़ को आप ये मानो कि वो आपको वोट देगा, इस तरीके की बातें पहले होती थी 90s के चुनावों में। अब जो सिनेरियो बहुत बदल गया है। अब आप ये नहीं कह सकते कि ये जो भीड़ है, ये जो बोल रहा है, ये जो व्यक्ति फेवर में बोल रहा है, ये वोट में कन्वर्ट होगा नहीं होगा, ये भी कह पाना बहुत मुश्किल हो रहा है। तो लोगों को समझ में आ गया है चीज़ें। लोग अपनी सुविधा के अनुसार जो उनके लिए फ़ायदेमंद चीज़ें कर रहा है, जो उनकी बात कर रहा है, वोट वहाँ पड़ेगा। अब बात प्रशांत किशोर पे मैं दोबारा आ जाता हूँ। अब लोग कह रहे हैं, जैसे अमीश जी कह रहे थे कि अगड़ों को वोट में सेंध मार देंगे। ऐसा देखो, अगड़े किसी भी कीमत पे, जो अगड़े हैं बिहार के अगड़ों की मैं बात कर रहा हूँ, अगड़े क्यों चाहेंगे कि कोई आरजेडी जैसी पार्टी या महागठबंधन दूसरा व्यक्ति आगे आएगा? वो नहीं चाहेंगे ऐसा। इस तरीके से मुझे नहीं लगता अभी तक चुनाव में, क्योंकि अभी आज के सिनेरियो में भी ऐसा नहीं लग रहा कि वो चुनाव पलट रहे हैं, वो बहुमत में आ रहे हैं, ऐसा तो किसी को दिख ही नहीं रहा। तो क्यों कोई व्यक्ति अपना वोट खराब करके वहाँ जाएगा? और ये इसमें एक बात जरूर हो सकती है, जो दोनों पार्टियों में नहीं नाराज़ व्यक्ति है, कोई 2-4 व्यक्ति कोई डाल दे तो बात दूसरी है। लेकिन इससे ऐसा कोई सिनेरियो कि पूरा एक बहुत बड़ा परसेंटेज, बहुत बड़ा तबका किसी जाति का वहाँ चला जाएगा, ऐसा कोई दिख नहीं रहा है। चलिए, जो आप वोट खराब करने की बात करें, मैं उसको नया टर्मिनोलॉजी दे देता हूं और रूपक जी के पास चलता हूं। दर्शकों, ये बता दूं कि रूपक जी भी बिहार के हैं, तो बिहार चुनाव में ये एक और अच्छी बात है कि रूपक जी बात ये कह रहे हैं कि जो अगड़ी कही जाने वाली जातियां हैं वो प्रशांत किशोर को वोट नहीं करेंगी, वो हर कीमत पे बीजेपी को वोट करेंगी, क्योंकि अपना वोट खराब नहीं करेंगी। मैं इसको एक और नई टर्मिनोलॉजी दे देता हूं कि वो इसलिए वोट नहीं करेंगी क्योंकि बीजेपी उन्हें आरजेडी का डर दिखा रही है कि आरजेडी आ जाएगी तो आपके साथ नुकसान होगा। क्या आपको लगता है कि ऐसा हो रहा है इस पूरे चुनाव में? मुझे जहाँ तक लगता है कि प्रशांत किशोर की इस चुनाव में चर्चा जितनी रिज़ल्ट आने से पहले हो, लेकिन नतीजे इस बात पर निर्भर करेंगे कि ये चुनाव किसकी तरफ जा रहा है। क्या ये एक तरफ़ा एनडीए के लिए चुनाव है, क्या ये एक तरफ़ा महागठबंधन के लिए चुनाव है, या फिर 2020 में जो 12,000 वोटों से जो हार जीत का फैसला हुआ था और 40-41% का जो वोट शेयर था उस पर, अगर वैसा कुछ चुनाव इस बार भी होने जा रहा है तो मुझे लगता नहीं है कि प्रशांत किशोर की कोई ज़रूरत वोटर्स, बिहार के वोटर्स को पड़ेगी। लेकिन अगर चुनाव ये लोगों ने मन बना लिया है कि हम महागठबंधन को ही वोट देंगे या
ये बना लिया है कि हम एनडीए के साथ ही जाएंगे, तब निश्चित तौर पर उनके सामने प्रशांत किशोर एक विकल्प होंगे। उन्होंने जिस तरह का पर्सपेक्टिव एक पॉलिटिकल एजेंडा लोगों के सामने रखा है वो एनडीए से मैच नहीं खाता, वो महागठबंधन से मैच नहीं खाता। उन्होंने पूरे पॉलिटिकल कल्चर को बदलने की कोशिश की है और अब वो एनडीए वाले कह रहे हैं कि नौकरी देंगे, महागठबंधन ने भी नौकरी की बात की है। तो जब चुनाव से 4-5 महीने पहले जन स्वराज ने जब मैनिफेस्टो निकाल दिया था तब उस समय उन्होंने ये बात कर दी थी ना। तो फॉरवर्ड लुकिंग अप्रोच तो प्रशांत किशोर ने बहुत पहले दिखा दिया था। अब सवाल ये है कि चुनाव वो लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे, उससे क्या असर होगा। प्रशांत किशोर ने न जाने कितने नेताओं और कितनी पार्टियों को चुनाव में जीत दिलवाई, इतना रिस्क असेसमेंट उन्होंने किया होगा कि मेरे चुनाव नहीं लड़ने के बाद ये भविष्यवाणी शुरू नहीं हो जाएगी कि जन स्वराज जो है वो हार गई है। अगर प्रशांत किशोर के व्यक्तिगत तौर पर चुनाव नहीं लड़ने के बावजूद जन स्वराज अच्छा कर लेती है तो फिर ये एक राजनीति का नया ट्रेंड चल पड़ेगा कि चलो मैं चुनाव नहीं लड़ता हूँ, पार्टी को लड़वाता हूँ। ये एक अच्छा लकी फैक्टर होगा जीतने का। बिल्कुल, ये लकी फैक्टर होगा। मैं इंद्रमोहन जी के पास आऊँगा, थोड़ा सा इस डिबेट को और ओपन करता हूँ, प्रशांत किशोर से आगे ले चलता हूँ क्योंकि अब वोटिंग में बहुत कम दिन बचे हैं और जब अगला ये एपिसोड आएगा तब वोट पहला चरण का वोट पड़ गया होगा। प्रशांत किशोर के अलावा जमीन पर माहौल क्या है? क्या लग रहा है आपको कि इस बार सीधे सपाट बात कर दूं कि अभी चुनाव किस तरफ खड़ा है? क्या कहीं झुका है या बीचों बीच खड़ा है? देखिए, पहले मैं थोड़ा सा प्रशांत किशोर को लेकर बोल दूं। जो ये चर्चा चली कि प्रशांत किशोर को चुनाव लड़ना चाहिए था या चुनाव नहीं लड़े, उसको लेकर एक थ्योरी ये भी दी जाती है कि प्रशांत किशोर अगर चुनाव लड़ जाते तो एक बड़ा मैसेज आता, क्योंकि वो जहां से चुनाव लड़ना चाहते थे उन्हें तेजस्वी के खिलाफ चुनाव लड़ना होता, केजरीवाल बनते नहीं तो आपको यादव वोटरों से नाराजगी झेलनी होती। ये एक बहुत बड़ा फैक्टर था। और जब आप टिकट बांट रहे थे उसमें जब आप जिनको टिकट दे रहे हैं उनका क्या होता, फिर वो नाराजगी नहीं झेलने के लिए भी ये कदम उठाया गया। वरना तो ये घूम आए थे, राघोपुर होकर आए थे ना प्रशांत किशोर, ये कह के कि हम जा रहे हैं वहाँ, लोगों से बातचीत हुई, लेकिन उसके बावजूद ये नहीं हुआ क्योंकि इन्हें इस बात का डर था कि अगर प्रशांत किशोर खुद चुनाव लड़ते हैं तो यादव नाराज हो सकते हैं इनसे। और ये फैक्टर ऐसा था कि जो बात कही जा रही ना कि आप ढूंढे ना ढूंढे, जब आप आखिर में नाम पता ढूंढ ही लेते ना कि प्रशांत किशोर पांडे, विकास की जाति क्या है बिहार में लोग पूछ ही लेते। प्रशांत किशोर पांडे, तो पांडे वर्सेस यादव ना हो, तो इस वजह से ये भी काफ़ी बातचीत आई थी। खैर, दूसरी बात कि अभी चुनाव कहाँ है बिहार में। अभी चुनाव अगर देखा जाए तो चुनाव फिलहाल तो नीतीश कुमार के पक्ष में दिखता है। मतलब नीतीश कुमार को लेकर, मतलब मैं एनडीए में भी अलग अलग हूँ, तो नीतीश कुमार को लेकर काफ़ी अच्छा माहौल है। महिलाओं का उन्हें बहुत समर्थन मिल रहा है। क्लियर कर, बीजेपी के पक्ष में है या नीतीश कुमार? मैं बता रहा हूं, मैं एक एक करके सबको बता रहा हूं कि नीतीश कुमार के पक्ष में ये चुनाव दिख रहा है। बीजेपी के पक्ष में ऐसा है कि बीजेपी के लिए जहां उनके कैंडिडेट बहुत अच्छे हैं और जहां पर कैंडिडेट लगातार रिपीट कर दिए गए हैं, मतलब उनका तीसरा या चौथा टर्म अगर वो कैंडिडेट चुनाव लड़ रहा है तो उसके लिए थोड़ी मुश्किल हुई है। जहां इन्होंने कैंडिडेट बदला है उसके लिए राह बहुत मुश्किल नहीं है। मुश्किल में फंसे हुए हैं थोड़े से चिराग पासवान ने भी। उन्होंने ज़्यादा सीटें ले ली है, 25 सीट ले ली है, लेकिन उनके लिए मुश्किल है कि इन 25 सीटों में वो स्ट्राइक रेट, जिस स्ट्राइक रेट को लेकर वो बार बार बात करते हैं कि 100% स्ट्राइक रेट, तो वो 100% स्ट्राइक रेट चिराग पासवान कितना ले पाएंगे ये मुश्किल है। लेकिन कुल मिलाकर आप ओवरऑल तस्वीर देखेंगे कि महागठबंधन या एनडीए, तो फिलहाल एनडीए का पलड़ा भारी दिखता है इस पूरे चुनाव में अभी भी, कि ये चुनाव एनडीए के पक्ष में ज़्यादा है। 2010 के स्ट्राइक रेट की बात करें ना, नीतीश कुमार स्ट्राइक रेट पर चूंकि बात इन्होंने खत्म की, 2010 में नीतीश कुमार का स्ट्राइक रेट 82% था। जितनी सीटों पर नीतीश लड़े थे 2010 में 82% स्ट्राइक रेट था। पिछला चुनाव अगर आप उदाहरण मानेंगे तो नीतीश कुमार की पार्टी का स्ट्राइक रेट 34% है। जो बीच में एक सहारा मिल गया था नीतीश कुमार को 2015 में, जब लालू जी के सहारे वो आ गए थे, महागठबंधन के सहारे जब आ गए थे, तो फिर उनका स्ट्राइक रेट बढ़ के 45 से प्लस चला गया था। वरना नीतीश कुमार का अपना पॉलिटिकल ग्राफ बिहार में लगातार नीचे आया है, ये चुनावी आंकड़ा बता रहा है। पता नहीं इंद्रमोहन जी को कहाँ से नीतीश कुमार का ये चुनाव नजर आ रहा है। खैर, चुनावी नतीजे आएंगे तो हम देखेंगे ये चुनाव नीतीश कुमार के लिए कैसा साबित होगा, कैसा नहीं। आप इसको ना, अभी चुनाव के नतीजे तो बताएंगे ना, वो तो अल्टीमेटली बताएंगे, लेकिन आप पॉलिटिकल बयानबाजी से समझिए इस बात को। नीतीश कुमार की अपनी जितनी सीटों पर वो लड़ते थे वो सीटें घट चुकी हैं। नीतीश कुमार को गठबंधन सहयोगियों के भरोसे रहना पड़ रहा है, जो कि एक समय बिग ब्रदर की थ्योरी लेकर वो बिहार में मौजूद रहते थे कि एक सीट ज़्यादा लड़ूंगा लेकिन लड़ूंगा। नीतीश कुमार की ये राजनीतिक हैसियत घट चुकी है बिहार में। नीतीश कुमार की जो दूसरी सबसे बड़ी जो पॉलिटिकल लिगेसी को चैलेंज मिला है, वो मिला है उनके जो स्वास्थ्य को लेकर जो चीज़ें उठ रही हैं।
कि नीतीश कुमार उतने सेहतमंद नहीं है। बार बार इसको लेकर विपक्ष जो है इस पर तंज कस रहा है। और देखिए क्या है ना कि कोई भी मतदाता ना अब आइसोलेशन में नहीं जी रहा है। ऐसा नहीं कि आप किस्से सुना रहे हैं 20 साल 25 साल के, तो मतदाता के को किस्से के माध्यम से बात पता चल रही है। व्हाट्सएप पर मौजूद है मतदाता। बिहार का हर वोटर, मुझे ऐसा लगता है, जो भी 18 वर्ष प्लस है, उसके पास डायरेक्ट अपने नेताओं के मैसेजेस पहुंच रहे हैं। कोई मीडियम का सहारा उसको नहीं लेना है, डायरेक्ट संदेश उसके व्हाट्सएप पर जा रहा है। नीतीश कुमार क्या उतने प्रभावशाली ढंग से लीड कर पा रहे हैं? इसका जवाब ना में है। नीतीश कुमार क्या उतने ढंग से पॉलिटिकल बार्गेनिंग कर पा रहे हैं? इसका जवाब ना में है। नीतीश कुमार के नेतृत्व पर क्या उतना भरोसा खुद एनडीए को है? इसका जवाब ना में है। पता नहीं कहां से नीतीश के लिए इसका देखिए, चुनाव मैं नजर आपको आ रहा है। बताता हूं कि नीतीश कुमार कैसे हैं। आज के दिन में नीतीश कुमार सबके हैं। आज के दिन में जब हम बहस कर रहे हो या कल की भी, सबसे ज्यादा एक दिन में रैली करने वाला नेता नीतीश कुमार है। सबसे ज्यादा रैली वो एक दिन में कर रहे हैं। अगर जैसे आज हम बैठे हुए हैं 31 तारीख, अब 30 तारीख का भी निकालते तो 30 तारीख में 7 रैलियां नीतीश कुमार ने की। तेजस्वी यादव की भी 7 रैली नहीं हुई बिहार में। आज के दिन जब भारी बारिश हुई 31 तारीख को भी, तब भी सबसे ज़्यादा रैलियां नीतीश कुमार की है। तो नीतीश कुमार फिट हैं, ये जनता जानती है कि उनके फिटनेस को लेकर कोई सवाल ही नहीं। ये तो कहीं कोई सवाल तो है, कोई बातचीत ही नहीं कर। आप पूछ रहे तो इसलिए एक उम्र होती है, उम्र होने के बाद आप कहेंगे कि आप 70 के हो गए हैं, आप थोड़े अब कमज़ोर दिखते हैं, तो ये तो हर कोई पूछता है। खैर, उम्र का ये फैक्टर नहीं। दूसरा, जो ये कह रहे हैं कि 2015 में नीतीश को लालू का सहारा लेना पड़ा, इस पर तो डबल चर्चा है कि लालू को नीतीश का सहारा लेना पड़ा। दोनों उभरे थे, वरना लालू यादव खत्म हो रहे थे, वरना आरजेडी का भी तो आंकड़ा खराब हो गया। लेकिन था। फिर RJD भी कहाँ 2020 में जाती? 2020 और में अब तो जो कह रहे हैं 2020 में तो तेजस्वी को नीतीश का सहारा नहीं था ना। लेकिन तेजस्वी का वोट शेयर नीतीश की तरह गिरा थोड़े नहीं। अब मैं आपको नीतीश बता कुमार देता जब अकेले लड़े हैं तब नीतीश कुमार जमीन पर चले गए अब मैं आपको हैं। चाहे बता वो देता हूं कि भाजपा जो का आप कह साथ रहे हैं कि लेना उनकी पड़ेगा, सीटें- चाहे उनको लालू का साथ लेना पड़ेगा, कोई तो एक साथ उनको लेना है ना आज के डेट में। वो तो पूरे बिहार की पॉलिटिक्स में है कि वो तो साथ तो आरजेडी भी ले रही है। अब मैं आपको दूसरा बात बता देता हूं कि अकेले तो कोई नहीं जा रहा ना, वहाँ सिंगल फाइट में जा नहीं रहे आप। अब दूसरी बात की कह रहे हैं कि सीटें इनकी कम हो गई या सीटें बराबर हो गई। लेकिन आप देखिए, इन सब के बावजूद आप कहते हैं कि नीतीश कुमार ने बात मान ली घटक दल। नीतीश कुमार ने अपनी एक भी सीट नहीं छोड़ी। नीतीश कुमार ने एक सीट जो छोड़ी, उसके बदले में उन्होंने बीजेपी की जीती हुई एक सीट ले ली। नीतीश कुमार ने कोई सीट ही नहीं छोड़ी। बार बार ये चर्चा चलती रही कि चिराग पासवान ने सीट मांग रहे हैं, तारापुर ले लेंगे, फलाना ले लेंगे, डिमका। कोई सीट गई क्या? नहीं गई सीट उनकी। जो सीटें कम हुई है सीटें बांटेगी। चलिए इसको आगे बढ़ाता हूँ, नीरज जी के पास जाता हूँ। नीरज जी, अभी हम बात करते प्रशांत किशोर की, अभी जो चर्चा हो रही है आ गई नीतीश कुमार पे। तो क्या आपको ये लग रहा है कि नीतीश कुमार ही सबसे बड़े फैक्टर हैं? कहा जा रहा था कि 20 साल से मुख्यमंत्री हैं, जा ही नहीं रहे हैं, पलटू राम हैं, तमाम बातें उनके स्वास्थ्य को लेकर इंदु मोहन जी नहीं मान रहे हैं कि जनता मान रही कि वो बीमार हैं या नहीं है, लेकिन सोशल मीडिया पे तो तमाम बातें। अगर आप दिल्ली के न्यूज़ रूम में बैठकर देखेंगे तो सबसे पहले नीतीश कुमार को लेकर पहली चर्चा ये होती है कि वो क्या फिट हैं, अनफिट हैं, बीजेपी उनको मुख्यमंत्री कब घोषित करेगी, मुख्यमंत्री उनके चेहरे पर चुनाव लड़ेगी क्या? नीतीश कुमार बड़ा मुद्दा बन गए हैं बिहार के चुनाव में। नहीं, देखिए, मुझे नहीं लगता कि नीतीश कुमार के जितने पॉजिटिव पॉइंट, जितने प्लस इंद्र मोहन जी बता रहे हैं, वो एक चश्मे से देखेंगे तो शायद आपको नज़र आएंगे। मैं तो अब भी ये मानता हूं कि 20 साल की एंटी इनकम्बेंसी हम बीजेपी के हवाले से ये देते हैं, और मैं ये कहता रहा हूं कि एंटी इनकम्बेंसी अब भारत की राजनीति में एक घिसा हुआ शब्द हो गया है। उसमें हरियाणा का उदाहरण ले लीजिए, उसमें मध्य प्रदेश का उदाहरण ले लीजिए, उसमें उत्तराखंड का उदाहरण ले लीजिए, उसमें पूरी लंबी फहरिस्त है। लेकिन मुझे लगता है कि बिहार जिस तरीके से, बिहार अलग है। बिहार जो है वो सोशलिस्ट लैंड रहा है। बिहार जो है सामाजिक न्याय की धरती रहा है। वहाँ पर सत्ता को लेकर वो नाराज़गी, वहाँ दिल्ली, हरियाणा, मध्य प्रदेश जैसा शांत स्टेट, इनसे तुलना मैं बिहार की नहीं करता हूँ। बिहार में मुझे लगता है कि नीतीश कुमार का माइनस पॉइंट है, वो 20 साल से मुख्यमंत्री हैं, उनको लेकर एक वर्ग है जिसमें नाराज़गी है। नीतीश कुमार की तबीयत का फैक्टर जो है, मैं किसी हद तक इंद्र मोहन जी से राज़ी हो सकता हूँ कि वहाँ पर जब ग्राउंड पे कवरेज जो हो रही है, वहाँ पर हमें उनकी
उनकी तबीयत पर सवाल उठाते हुए लोग नज़र नहीं आते हैं। कम से कम वो जो हमारे एक सीनियर कह रहे थे कि आप कहते हैं कि नीतीश कुमार को क्या बीमारी है, बोले भूल जाते हैं, बोले भूल तो मैं भी जाता हूँ। तो वह तो वो तबीयत वाला फैक्टर नहीं है, लेकिन बीजेपी के अंदर नीतीश कुमार को लेकर जो खींचतान है वो नीतीश कुमार का माइनस फैक्टर है। देखिए मैं एक अलग बात कह रहा हूं। मैं 2020 के चुनाव को, जो अभी अमीश ने कहा कि जहां पर मात्र 12-12.5 हज़ार 1% से भी कम के अंतर, 0.07% के अंतर से तेजस्वी यादव सरकार बनाने से रह गए, तो मोटे तौर पे सीट वाइज नहीं, देखिए पूरे बिहार के अंदर लगभग उतने ही लोग घर से तेजस्वी यादव को जिताने के लिए निकले जितने लोग नीतीश कुमार और उनके गठबंधन को जिताने के लिए निकले। 2020 का चुनाव मोटे तौर पर यह आंकड़ा देता है। सिर्फ 6000 वोट पर कॉन्स्टिट्यूएंसी, 30 वोट इधर से उधर हो जाते तो यह आंकड़ा बदल जाता। अब 2020 का चुनाव हुआ था जब बीजेपी एब्सोल्यूट मेजॉरिटी 2019 में लेकर आई थी, जब नरेंद्र मोदी की पॉपुलैरिटी आज के मुकाबले चरम पर थी, जब कांग्रेस पार्टी राजनीति के आईसीयू में थी, जब राहुल गांधी सोशल मीडिया पर उपहास का पात्र थे। आज आप देखेंगे 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद जब ये चुनाव हो रहा है तो बीजेपी बैसाखियों पर चलती हुई सरकार है जो वहां पर लड़ रही है। नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता सर्वे बताते हैं कि कंपैरेटिवली कम है, राहुल गांधी की पॉपुलैरिटी काफ़ी ज़्यादा है, कांग्रेस पार्टी अपनी सीटें 2019 के मुकाबले डबल कर चुकी है। बहुत सारे ऐसे फैक्टर हैं जो मुझे ये मानने में बिल्कुल हिचक नहीं होती है कि वहाँ पर महागठबंधन सरकार बनाने की स्थिति में है। तेजस्वी यादव की लगातार हर सर्वे में आती हुई लोकप्रियता ये गवाही देती है चीख चीख कर कि महागठबंधन के जो चांसेस हैं सरकार बनाने के बहुत ज़्यादा हैं। तो रूपक जी, जो बात नीरज जी कह रहे हैं कि तेजस्वी की लोकप्रियता बढ़ रही है, बात नीतीश तक पहुंची गई है, तो तेजस्वी की बात कर लेते हैं। पिछले चुनाव से इस चुनाव में एक अंतर तो मैं ही देख पा रहा हूं कि मोटे हो गए हैं इस बार। बाकी बात तो अलग विषय में है जो साफ साफ दिख रहा है। कहा जा रहा है कि इस बार उस तरीके से चुनाव नहीं लड़ रहे हैं तेजस्वी जिस तरीके से पिछली बार लड़ रहे थे। मतलब पिछली बार धुआंधार रैली, लगातार एक अलग किस्म का एटीट्यूड था, इस बार एटीट्यूड अलग दिख रहा है। यह आपको लग रहा है ये स्ट्रेटजी है कि कहीं वैसा माहौल ना बन जाए कि सिर्फ यादवों की भीड़ दिख रही है, यादव यादव हो जाएंगे, ये भी कहना कि जाति किसी की भी हो, कोई भी गुनाह करेगा हम उस पर कार्रवाई करेंगे। क्या लगता है आपको तेजस्वी को लेकर क्या सोचना? नहीं, देखिए महागठबंधन में कांग्रेस पार्टी का इस बार शामिल होना और जिस रोल में राहुल गांधी ने बिहार में एंट्री ली है उसमें ये बात तय है कि अगर महागठबंधन को वोट मिलने हैं तो सिर्फ वो मुस्लिम और यादव तक सीमित नहीं रहेंगे, क्योंकि राहुल गांधी की इमेज जो है केवल मुस्लिम या यादव नेता की नहीं है, वो आरजेडी का टैग हो सकता है। तो राहुल गांधी का और कांग्रेस पार्टी के साथ होने का फ़र्क तो है वो महागठबंधन के वोट बैंक पर पड़ेगा। अगर वो दलित हो सकता है, अपर कास्ट हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है। दूसरी बात जो नीतीश कुमार को लेकर कही जा रही थी, मुझे याद है लोकसभा चुनाव के समय में ना एक बड़े पोलिस्टर ने ऐसी ही एक भविष्यवाणी की थी कि चुनाव से पहले ये भविष्यवाणी की थी कि इस चुनाव के बाद बिहार में नीतीश कुमार दिखेंगे नहीं कहीं। और दिखने की स्थिति क्या है कि आज पूरी की पूरी सरकार की जो बागडोर जो एक कंधे पर नीतीश कुमार और दूसरे कंधे पर चंद्रबाबू नायडू ने ली। तो नीतीश कुमार की पॉलिटिक्स को 20 साल से वो उन्होंने पॉलिटिक्स की, उनको पलटू राम कहा जाता है कि कभी बीजेपी के साथ कभी आरजेडी के साथ, लेकिन क्या कोई भांप पाया कि किस तरह की व्यू रचना करते हैं वो अपने चुनाव के लिए? कभी कोई पता डिकोड कर पाया? कहते हैं कि पेट में दांत है नीतीश। हाँ, जो भी है, तो क्या कभी कोई डिकोड कर पाया कि किस तरह का कास्ट कैलकुलेशन करते हैं, किस तरह की रेवड़ी बांटते हैं, किस तरह की इलेक्ट्रल इंजीनियरिंग बांटते हैं? और ये इस चुनाव में जहाँ तक मुझे याद आ रहा है पहली बार ये डिबेट हो रही है कि ये चुनाव क्या नीतीश कुमार के नाम पर लड़ा जा रहा है। 2005 से लेकर अब तक जो चुनाव थे, नीतीश कुमार बिहार के एक नेता थे और इस बार चूंकि बीजेपी अलायंस में है, बीजेपी उनको ओवरशैडो करने की कोशिश करने की इच्छा रखती है, इसलिए ये चर्चा हो रही है कि क्या ये नीतीश कुमार के लिए चुनाव है, क्या ये बीजेपी के लिए चुनाव है। तो बिल्कुल ये बात करेंगे चल के। संदीप जी, आपको क्या लग रहा है कि इस बार नीतीश कुमार है, बीजेपी नहीं है? ताजा बीजेपी के पास अपना कोई चेहरा नहीं है। ताजा देखो, एनडीए तो अभी पूरा दोनों मिलकर लड़ रहे हैं। बीजेपी की बात कीजिए, बीजेपी के पास कोई, देखिए बात सबकी हुई। प्रशांत किशोर, आपने नाम लिए 3 नाम, प्रशांत किशोर का नाम ले लिया आपने, तेजस्वी का नाम, नीतीश कुमार का। बीजेपी के पास कोई चेहरा नहीं है, ये सबसे बड़ी क्या बात कर रहे हो? बीजेपी के पास चेहरा नहीं है?
ऐसी सरकार चला रहे हैं, चेहरा नहीं है, बिना किसके ऐसे ही की चल रहा बात कर रहे है। हैं। मैं बिहार की बात कर रहा हूँ जी, आपसे, बताइए। बिहार की बात कर रहा हूँ, चेहरा नहीं है बीजेपी के पास, ऐसी इतनी बड़ी पार्टी बनी हुई है। ये सब चेहरा बताइए ना। प्रोपोगेंडा मत बताओ। प्रधानमंत्री मोदी चेहरा, प्रोपोगेंडा हमसे मत पूछिए बताओ। ना, आप हमसे पूछिए, प्रधानमंत्री मोदी पहले चेहरा सुन तो लो, मोदी कहिए चेहरा ना, है, कहिए प्रधानमंत्री आप इस मोदी बात को। चेहरा नहीं है क्या? यही तो मैं कह रहा विकास हूं, पुरुष मैं है भी इस यही देश कह रहा हूं। के, इस देश के राजनीति को बदलने वाले नगर तो निगम का नरेंद्र चुनाव मोदी हैं। भाजपा लड़ेगी, आप कैसी तो बातें कर रहे हो? प्रधानमंत्री मोदी वो चेहरा नेता नहीं है रहेंगे। क्या? वो गुजरात नेता चुनाव है, लड़ेगी, वो तो नेता है। प्रधानमंत्री मोदी राहुल चेहरा गांधी से रहेंगे। ज्यादा रैली कर रहे बिहार हैं। चुनाव कैसी लड़ेगी। बातें कर रहे हो आप? राहुल राहुल गांधी गांधी के से नहीं, ज्यादा रैली चेहरा करेंगे तेजस्वी पीएम हैं। मोदी। राहुल बिहार गांधी में- गायब हो गए हैं बिहार बिहार में चुनाव चेहरा से। एक कहाँ है वो? एक उनका लाइन- चेहरा नहीं एक है। लाइन की क्वेरी है, अच्छा, एक देश लाइन का की सबसे क्वेरी युवा है। नेता है राहुल गांधी आज की डेट में, एक और क्वेरी- रैली नहीं कर रहे हैं एक वो। क्वेरी रूपक जी की उनसे है, ज्यादा वो बताइए। उनसे ज्यादा तो नीतीश रूपक- कुमार रैली कर रहे रूपक जी की हैं। क्वेरी। 18 रैली टोटल कर रहे हैं वो। एक क्या बातें कर रहे हो एक आप? सिंगल लाइन की नहीं, क्वेरी नहीं, है। महाराष्ट्र सिंगल- महाराष्ट्र पहले- हाँ, जी जी। महाराष्ट्र के चुनाव जब हुए थे, बीजेपी 3 बड़ी पार्टियों के साथ एनडीए अलायंस पे थी, तब भी बीजेपी ने 150 से ज़्यादा सीटें लड़ी। क्या बीजेपी इस बार बिहार के बहुमत के का जो नंबर है उससे ज़्यादा सीटें लड़ रही है? अगर नहीं लड़ी तो ये कौन सी हिम्मत थी जो बीजेपी में नहीं आ पाए? कौन से कॉम्प्रोमाइज़ेस थे कि बीजेपी को 122 से नीचे लड़ना पड़ा? देखो ऐसा है, जब गठबंधन, जब कोई भी व्यक्ति गठबंधन की राजनीति में रहता है तो अपने पार्टनर्स की भी चीजें रखी जाती हैं। वो खेल के राजनीति के मैदान में देखा जाता है सब चीजें, किस तरीके से चीजें बैठ रही हैं, उसी हिसाब से चीजें करी जाती हैं। आप और हम दोनों मिलके, जब दो पार्टनर होते हैं तो दोनों मिलके काम करते हैं तो और अपनी स्ट्रेटेजी ऐसे बनाते हैं कि सामने वाला व्यक्ति ना आ पाए, उसी तरीके से स्ट्रेटेजी बनी है। और ये कोई तरीका नहीं है। अभी आप देखोगे ना, 15 तारीख को हम सब जहाँ बैठेंगे, 15 को 14 को रिजल्ट आएगा, 15 को फिर बैठेंगे यहाँ पे, फिर हम चर्चा करेंगे कि क्या रणनीति क्या थी, अच्छा नहीं, क्या कौन पास हुआ कौन नहीं। और अब सी वोटर के सर्वे पे आ जाता हूं मैं। सी वोटर का सर्वे अभी सर्वे जो ताजा सर्वे आया है, उसमें नीतीश कुमार को 46% लोग कह रहे हैं कि हाँ भाई ये मुख्यमंत्री बनना चाहिए। 20 साल से लगातार मुख्यमंत्री हैं वो बिहार के, और आप कह रहे हो हट जाएंगे, ये हो जाएगा। ये प्रोपेगेंडा मत फैलाओ, ये प्रोपेगेंडा। सी वोटर के जिस सर्वे की बात कर रहे हैं उसमें 2 तरह के सीएम कैंडिडेट को लेकर सर्वे किया गया। एक जो सर्वे है जो वो ट्रैक कर रहे हैं फरवरी से लेकर अक्टूबर तक, उसमें नीतीश कुमार की पोजीशन लगभग 15-16%, 17% के आसपास बरकरार है। तेजस्वी यादव 35, 36, 37 के आसपास चल रहे हैं। लेकिन प्रशांत किशोर के जो नंबर है ना, 14 से 23-24 पर पहुंच चुके हैं। आप जो नंबर कह रहे हैं कि नीतीश कुमार को 46% का वोट मिल रहा है ना, वो सिर्फ तेजस्वी और नीतीश कुमार के कंपैरिजन में है। तो हम वही तो कह रहे हैं। अब वो प्रशांत किशोर को कौन सीएम कैंडिडेट मान रहा है अभी वहां पे? वो तो चुनाव ही लड़ रहे हैं, कौन कह रहा है वो सीएम? ये प्रोपेगेंडा, गलत चीजें मीडिया में नहीं आनी चाहिए। सीधा चीजें बताओ कि इस वक्त बिहार की जनता की सबसे नंबर 1 पसंद है नीतीश कुमार, और उन्हीं के नाम पर वोट पड़ रहा है। सुशासन बाबू वो हैं। और हमारे एक मित्र ने लिखा है कि विधायक जितने भी आए नीतीश कुमार के, लेकिन 12 सांसदों के साथ नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री होने जा रहे हैं। देखो वो हम सीधा देखो, जो ये हम नहीं कह रहे, सी वोटर का सर्वे कह रहा है। बोलो तो सवाल उठाओ वोटर के सर्वे पे, बोल दो सी वोटर वालों ने गलत किया है। आप बोल दो सी वोटर वालों ने गलत किया है। 12 सांसद की जो सीएम बनने की जो काबिलियत नीतीश कुमार में है ना, वो उसी ने उनको बीजेपी को मजबूर किया कि बहुमत के नंबर से कम सीटों पर के बिहार चुनाव में एंट्री करते हैं। मैं इसको अब समअप कर लेते हैं। चलिए, आपने चूंकि कह दिया कि नीतीश कुमार बन रहे हैं, अब मैं इसको चूंकि खत्म कर रहा हूं। मैं नहीं कह रहा, सर्वे कह रहा, सर्वे ठीक है। मैं सीधा सवाल ये कह रहा हूं आपसे कि आपके हिसाब से बीजेपी की कितनी सीटें आ रही हैं, एनडीए कितनी सीटें आ रही हैं? देखो, मैं ये सीटों की बात तो देखो, मैं फिर भी एक अनुमान, मैं कैसे कोई अनुमान, मैं सीधा ये कह सकता हूँ, सरकार सीधा अभी पूरा जो चुनाव है वो एनडीए के पक्ष में है। एनडीए का पलड़ा पूरी तरीके से भारी है। महागठबंधन अभी तक के चुनाव में आज की डेट में हल्का दिख रहा है। मैं कैसे सीटों का, देखो ना, आई एम नॉट अ सेफोलॉजिस्ट, ना मैं वहाँ पे कोई मैं सर्वे कर रहा, ना मैं किसी जनता से मिल रहा, लेकिन जो लोगों की बात है, जो मीडिया में चीज़ें आ रही हैं, उनके हिसाब से एनडीए का पलड़ा भारी है। बिल्कुल। तो अमीश जी, आपको क्या लगता है कि आप, संदीप जी तो कह रहे हैं आएगी नीतीश कुमार की सरकार, लेकिन मैं एक छोटा सा मैं लाइटर नोट पे मेरा एक कमेंट है कि आजकल सीटों की घोषणा सेफोलॉजिस्ट नहीं करते, थेथोरोलॉजिस्ट करते हैं। कोई देखो, सेफोलॉजिस्ट करें, कोई करें, लेकिन हम वही कह रहे हैं कि अब सीटों का बात हमने ये कैसे कोई व्यक्ति कह सकता है चुनाव से पहले कोई भविष्यवाणी, प्रशांत किशोर की भविष्यवाणी फेल हुई थी। अब वो जो जिसके नाम पे डिबेट लड़ी जा रही है, जिसके नाम पे डिबेट कह रहे हैं वो चुनाव पलट देगा, उसकी भी तो भविष्यवाणी गलत साबित हुई थी। प्रशांत किशोर की
किस चुनाव की? पिछले चुनाव की बात कर रहा हूँ मैं, लोकसभा चुनाव की बात कर रहा हूँ। आप भविष्यवाणी जिनको कह रहे हो आप कि वो चुनाव समझते हैं और चुनाव पलटने की क्षमता रखते हैं, उनकी भविष्यवाणी गलत हो गई थी। नहीं, मैं संदीप जी की किसी बात से एग्री हूँ, आखिरी चाहे ना हो, कमेंट। इस बात से मैं एग्री हो ही जाता हूँ कि प्रशांत किशोर के लिए ये एजम्पशन के साथ बात करना कि उन्होंने उनकी कंपनी ने, उनके काम करने के ढर्रे ने कई राजनीतिक दलों को जिताया है, तो वो भी जीत जाएंगे चुनाव, इस तर्क के साथ आगे नहीं बढ़ना जीत कौन चाहिए। रहा है? अब आते हैं इस सवाल पर। देखिए क्या है, इस बात पर भी मैं एग्री करूंगा संदीप जी के कि सीट बताने का काम पत्रकार का नहीं है, वो जनता वोट दे के तय करेगी। हम लोग क्या है ना कि पॉलिटिकल बयानबाजी, लोगों का मूड, इस तरह की जो चर्चा है, इनके आधार पर कुछ विश्लेषण कर सकते हैं। जैसे कि आप ये जानिए, जब चुनाव लगा बिहार का, चुनाव लड़ कौन रहा है बिहार में? नीतीश कुमार लड़ रहे हैं, आप गलतफहमी में हैं। चुनाव बिहार का एनडीए की तरफ से अमित शाह लड़ रहे हैं। अमित शाह जब चुनाव लड़ रहे हैं, चूंकि भाजपा 2014 के बाद से कोई भी चुनाव केवल शाह और मोदी की जोड़ी न लड़ी है, बाकी लोग आए हैं चेहरे के तौर पर, पोस्ट पोल प्री पोल आते जाते रहे हैं, ये जोड़ी कायम है। तो इस चुनाव को भी यही जोड़ी लड़ रही है। इस चुनाव के भी जीत और हार का क्रेडिट इसी जोड़ी को जाना जा रहा है। अब अमित शाह के कुछ बयानों पर गौर करिए। अमित शाह जब बिहार में प्रवेश करते हैं और उनसे ये सवाल पूछा जाता है कि मुख्यमंत्री तब तो नीतीश कुमार होंगे ना, क्या ये तो विधायक दल की बैठक तय करेगी। जब इस पर पूरा जूतम पैजार हो जाता है, नीतीश कुमार का एक आध वीडियो सामने आता है जिसमें वो नाराज नजर आते हैं, डांटते डपटते नजर आते हैं अपने आसपास के नेताओं को, तमाम लोगों को, और महागठबंधन जब फ्रंट फुट पाया जाता है तेजस्वी का नाम देके, तब लगता है कि महाचाणक्य जिनको कहा जाता है, उनको लगता है कि ओह ये बयान तो गड़बड़ हो गया। अब उनका दूसरा बयान क्या आता है कि नहीं, नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री का चेहरा है। इसी से आप बात समझ लीजिए कि एक हफ्ता से पहले नीतीश कुमार चेहरा नहीं थे और एक हफ्ता के अंदर नीतीश कुमार को चेहरा बनाना पड़ रहा है। इसका मतलब कहीं ना कहीं नुकसान का आभास हो चुका है। फिर आइए इस बात पर जो लोकप्रियता की बात हो रही थी, 20 साल से आप चीफ मिनिस्टर हैं, उसमें से शुरुआती 10 साल छोड़ दीजिए तो 2015 से 2025 तक इस 10 साल में आप जुगाड़ के चीफ मिनिस्टर हैं। कभी लालू के जुगाड़ से चीफ मिनिस्टर होते हैं तो कभी भाजपा के जुगाड़ से चीफ मिनिस्टर होते हैं। आप अपने बलबूते चीफ मिनिस्टर नहीं हैं। ये मुगालता किसी भी नीतीश समर्थक को निकाल देना चाहिए। तीसरी बात आप आइए कि जो स्कीम्स की बात हो रही है, अभी आया है ना भाजपा एनडीए का घोषणा पत्र, अभी आया है, जब हम लोग बात कर रहे हैं इससे कुछ देर पहले आया है। उस पर किसकी छवि दिखाई दे रही है उस घोषणा पत्र पर? रूपक जी जो अभी बात करते हैं, मैं इस बात से सहमत हूं कि प्रशांत किशोर ने इस चुनाव को एक टोन सेट किया था कि जो परंपरागत रूप से चुनाव केवल जाति के खांचे पर होता था, वो आया रोजगार के खांचे पर। तेजस्वी ने जब 2 करोड़ नौकरियों का वादा किया तो उपहास के पात्र एनडीए के लिए वो थे, और उसी एनडीए के घोषणा पत्र में उसी 2.5 करोड़ है, 2.5 करोड़ घर है बिहार में। आप समाप्त कीजिए। उसी एनडीए ने जो उपहास उड़ा रहा था, 1 करोड़ नौकरी देने जा रहा है। इसका कोई ये है रोजगार, वो ये तो बहुत बड़ा झाड़ा है। इसका आप देखिए कि महागठबंधन के मैनिफेस्टो का असर कितना पड़ा है एनडीए पर, कि ये भूल गए कि कैश भी दे रहे थे, तमाम चीज दे रहे थे, इनको आना पड़ा नौकरी के वादे पर। ये जो 3 संकेत मैं देख रहा हूं, ये दिखा रहे हैं कि एनडीए की हालत कमजोर है और ये चुनाव उस दिशा में बढ़ रहा है कि अगर प्रशांत किशोर ने इसको कहीं से भी त्रिकोणीय बनाया तो मैं ये देख पा रहा हूं कि महागठबंधन काफी आगे खड़ा नजर आएगा। देखो ऐसा है छोटा कि कमेंट, नौकरी संदीप जी, देखो, छोटा कमेंट। मैं बिल्कुल छोटा बता रहा हूँ, नौकरी की बात पे आ रहा हूँ। 9 क्लस्टर पास हुए हैं पूछा वहाँ पे नहीं, बिहार में। नीतीश 9 कुमार से क्लस्टर पास पूछा हुए हैं, नहीं कि नौकरी कैसे नौकरी देंगे उसका रोड मैप बता रहे हैं। बिल्कुल, इस पे- नौकरी अरे कैसे देंगे भाई, रोड मैप बता रहे हैं। अभी वही बता रहा हूँ संदीप जी, संदीप जी, अमित बताने जी, के लिए तो माइक अभी- पकड़ा है, अरे आप बोलने संदीप नहीं दे रहे। संदीप जी, भैया 9 क्लस्टर बने हैं वहाँ पे, एफएमसीजी का अलग बन रहा है, गारमेंट्स का अलग बन रहा है। वहाँ पे क्या बनेगा? नौकरी नहीं मिलेगी लोगों को, नौकरी नहीं अरे मिलेगी। संदीप जी, देखिए, अभी तेजस्वी नौकरी ना, तेजस्वी ने बोला संदीप सरकारी जी, नौकरी, अभी जी, सरकारी नौकरी। संदीप आपने जी, सरकारी की बात नहीं संदीप सुनी, जी, सरकारी नौकरी बोला उन्होंने। संदीप जी, बिल्कुल, यहाँ बिल्कुल। रोजगार के टोटल की बात हो रही है, वो सरकारी नौकरी की बात कर रहे हैं। भाई साहब, आप समझ नहीं रहे, वो क्लस्टर में सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी, आपको नौकरी की प्राइवेट कमी नौकरी नहीं है, मिलेगी। समय की कमी है। नौकरी कमी नहीं, समय कमी है। समय कमी के हिसाब से इंद्रमोहन जी कौन जीत रहा है? जल्दी जल्दी। नहीं, मेरे अनुसार तो मुझे जहां तक मैं समझ पा रहा हूँ इस चुनाव में तो क्या सीट देंगे आप? नहीं, अभी सीट नहीं देंगे। अगले उसके बाद फिर भी एक लमसम आप क्या समझ पा रहे हैं? अब मेरे अनुसार एनडीए का पलड़ा भारी है, नीतीश कुमार सब पर हावी है और ये पूरा चुनाव नीतीश कुमार की चेहरे को लेकर हो रहा है। और इसमें मैं एक बात और जोड़ देता हूं, जेडीयू सबसे बड़ी पार्टी बनेगी? मुझे लगता है कि एनडीए के अंदर जेडीयू सबसे बड़ी पार्टी हो सकती है इस बार।
और जो मुझे लगता है कि ये चुनाव इस बात पर हो रहा है, जो वहाँ लोगों के बीच बातचीत है वो उसमें एक लाइन में आपको बता दूं कि ये भी चर्चा है कि चूंकि नीतीश कुमार ने 20 साल से बिहार को बहुत कुछ दिया, तो जनता ये कह रही है कि ये चुनाव नीतीश को रिटर्न करने का चुनाव है। तो अब देखते हैं इस लाइन पर अगर वोटिंग होती है तो शायद नीतीश कुमार रिटर्न हो रहे हैं। नीरज जी, वैसे तो आपने कहा है कि हाँ, एंटी मैं इंकम्बेंसी भाई फिर भी एक छोटी सी आखिरी बात लाइन, जी। जोड़ूंगा बहुत जल्दी में कि हमें ये बात स्वीकार करनी होगी कि महीना भर पहले जो वोट चोरी के इल्ज़ाम इस चुनाव पर लग रहे थे, राहुल गांधी लगा रहे थे, जो SIR की प्रक्रिया हुई थी, वो अभी हमारी चर्चा से बाहर है बात। लेकिन अगर उन आरोपों में कोई दम था तो भैया मैं नहीं जानता कि चुनाव का नतीजा क्या होगा, वो कुछ भी हो सकता है। लेकिन अगर लोकतंत्र का सबसे बड़ा उत्सव पूरी निष्पक्षता के साथ मनाया जा रहा है बिहार में, तो मुझे महागठबंधन के चांसेस बहुत ही फेयर नज़र आ रहे हैं। बहुत सारे इंडिकेटर्स हैं जिनकी हमने पिछले आधे घंटे में बात की, जो ये कहते हैं कि नीतीश कुमार को हटाकर तेजस्वी यादव बिहार के अगले मुख्यमंत्री हो सकते हैं। बिल्कुल, ये चेहरे की बात तो घोषित हो गई है। आखिरी सवाल जो है वो रूपक जी, आपका क्या अनुमान है? मेरा अनुमान ये देखिए, भावनाओं में तो लग रहा है कि कांटे की टक्कर चल रही है और उस कांटे की टक्कर में एनडीए का पलड़ा भारी है। और ये पिछले कुछ चुनावों का ट्रेंड है कि जो सरकार सत्ता में रहती है वो रिटेन कर लेती है। और जैसा नीरज ने बोला कि एंटी इनकम्बेंसी वाली बात जो है वो घिसी पिटी हो गई है। अगर एनडीए इतना ही कंफर्टेबल सिचुएशन में थी और अगर ये वोट चोरी के आरोप सही या गलत थे तो 10,000 रुपये नहीं दिए जाने चाहिए थे। आज जो एनडीए का मैनिफेस्टो जारी हुआ उसमें और 3,000 ओवर एंड अबव 3,000 रुपए देने की बात नहीं। MSP की बात कही है जो नेशनल लेवल पे एनडीए ने नहीं मानी। इतने बड़े किसान आंदोलन हो गए, बिहार के मैनिफेस्टो में कह रहे हैं कि हम MSP देंगे सारी फसलों पे। नहीं होगी। दूसरी एक बात जो अमीश ने बताया कि बीजेपी नहीं चाहते हुए भी लास्ट मोमेंट में 11th आवर में उसने कहना शुरू कर दिया कि नीतीश कुमार ही इस गठबंधन के नेता होंगे। तो मामला जो है कांटे का टक्कर है, जिसमें सत्ता में होने के कारण एनडीए और बीजेपी जेडीयू का पलड़ा जो है भारी हो सकता है। लेकिन एक चीज़ ये बात, इस चुनाव को ना हमेशा इस पर्सपेक्टिव से देखा जा रहा है कि चूंकि 2020 के चुनाव में 12,000 वोटों से तेजस्वी यादव चूक गए थे और 40-41% मतलब 1% से कम मार्जिन पे हार जीत का फैसला हो गया था, इसलिए महागठबंधन इस बार कड़ी टक्कर दे रहा है। लेकिन वो किस्सा आपको, वो पुराना किस्सा कम से कम 5-6 साल पुराना हो गया। 2017 में जब तेजस्वी यादव डिप्टी सीएम से सीधे विपक्ष के नेता बन गए थे, उस समय का जो गुस्सा था बिहार की राजनीति में विधानसभा चुनाव में, उसका उस बात को 8 साल हो गए। तो आप 8 साल में अब ये बात, मतलब आप कोई रेलिवेंट रहा नहीं कि नीतीश कुमार पलट जाते हैं, ये कर जाते हैं, वो कर जाते हैं। बड़ा सवाल ये है कि जो नीतीश कुमार के बारे में जो कैंपेन चल रहा है कि बीमार हैं, दूसरा ये कि बीजेपी महाराष्ट्र का प्रयोग करेगी और नीतीश कुमार को सीएम नहीं बनाएगी, अगर ये सारी चीज़ें अगर कहीं भी बिहार की जनता को या नीतीश कुमार के समर्थकों को पिंच कर रही है, तो ये एनडीए के लिए बहुत अच्छा संकेत नहीं है। प्रशांत किशोर के बारे में अभी भी कोई श्योर नहीं कह सकता, मतलब मैदान में और सड़कों पर माहौल है, लेकिन कितना कन्वर्ट होगा कहना अभी सच में एकदम मुश्किल छोटी है। लाइन। बहुत एकदम छोटी लाइन। चूंकि इंद्रमोहन जी के बारे में मुझे स्वीकार करने में कोई गुरेज नहीं है कि बिहार की राजनीति की बहुत शानदार समझ रखते हैं। इनकी अगर एक बात जो इन्होंने दावा किया, अगर वो सही साबित होने जा रहा है कि नीतीश कुमार जदयू सबसे बड़ी पार्टी एनडीए में बनकर सामने आ रही है, तो मैं दर्शकों के लिए एक अनुत्तरित सवाल छोड़ना चाहता हूं। वो सवाल ये है कि फिर भारतीय राजनीति में विंटर इज कमिंग। अगर नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू एनडीए की सबसे बड़ी पार्टी बनने जा रही है और इतनी कंफर्टेबल कि नीतीश कुमार बिहार के अगले मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं, तो नीतीश का स्वप्न सिर्फ बिहार के मुख्यमंत्री तक महदूद नहीं रहेगा। नीतीश कुमार के पास आगे भी स्वप्न देखने का अधिकार है और फिर एनडीए के लिए विंटर इज कमिंग। अगर जेडीयू सबसे बड़ी पार्टी बनती है तो इसका असर बिहार से निकल के तमिलनाडु, बंगाल, केरल और 27 में उत्तर प्रदेश तक भी जा सकता है। तो ये बिल्कुल जो बात यहाँ पर चर्चा हो रही थी, हमने बात की शुरुआत की थी प्रशांत किशोर से और ख़त्म होते होते महान डायलॉग पर आ गया कि विंटर इज कमिंग। जो नहीं जानते हैं वो गूगल कर लें, मैं नहीं बताऊंगा, वो गूगल करके देख लें, वेब सीरीज़ का डायलॉग है। लेकिन सवाल ये कि बिहार के इस चुनाव में जीतने कौन जा रहा है? क्या प्रशांत किशोर जो हैं वो सबकी नैया खराब करने वाले हैं? क्या वो किंग मेकर बनेंगे, किंग बनेंगे, या सिर्फ मेकर रह जाएंगे? तेजस्वी की सरकार बनेगी या नीतीश मुख्यमंत्री बनेंगे, या सबको डच करते हुए बीजेपी कोई नया फार्मूला लाएगी? आपकी अपनी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स जरूर बताएं। देखते रहें न्यूज़ तक। नमस्कार।